स्वागत है आपका हमारे खास शो एम्पियर इलेक्ट्रिक जर्नीज प्रेजेंट डिस्कवरिंग बिहार। आओ जाने भारत को में, और मैं आत्मजा आपके साथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों मैं अपने सफर के साथ ही एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ बिहार यात्रा पर हूँ। तो इसी क्रम में आज मैं पटना के कुछ ऐसे स्थलों को आपको दिखाऊंगी जिसको देखने के बाद आपको ज्ञान और मनोरंजन के साथ साथ रोमांच की भी प्राप्ति होगी। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। नेक्सस को राइड करते हुए पहुंच चुकी हूं बिहार की राजधानी पटना के गंगा किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ। यहां तक आने में मैंने सिर्फ खर्च किए हैं 15 पैसे प्रति किलोमीटर, यानी कि सेविंग्स ही सेविंग्स। पैसे की सेविंग्स तो हमने कर ली, अब समय की सेविंग्स करते हुए आइए जल्दी से बिहार विद्यापीठ घूम लेते हैं, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इस शैक्षणिक संस्थान का इतिहास जो है काफी गौरवशाली रहा है। साथ ही आपको बता दें कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, यहाँ के पहले प्राचार्य बनाए गए थे। महात्मा गांधी के सपनों की बिहार विद्यापीठ अपने अंदर कई कहानियां समेटे आज भी खड़ी है। पटना के सदाकत आश्रम में इसकी स्थापना आज से 100 वर्ष से अधिक समय पूर्व 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने की थी। विद्यापीठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य में भारतीय संस्कृति को जीवित रखना व छात्रों को हुनरमंद बनाना था। 100 साल गुजरने के बाद भी विद्यापीठ ने इतिहास के पन्नों में अपने सुनहरे अतीत को जीवित रखा है। विद्यापीठ से न केवल महात्मा गांधी का बल्कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी ब्रजकिशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, जयप्रकाश नारायण समेत कई लोगों का गहरा संबंध रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अहम भूमिका भी रही है। गांधी जी विद्यापीठ की स्थापना के लिए झरिया के गुजराती व्यवसायी से 60,000 रुपए चंदा लेकर पटना आए थे। यहीं से बुनियादी विद्यालय की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी ने मौलाना मजहरूल हक को बिहार विद्यापीठ का पहला कुलपति, ब्रजकिशोर प्रसाद को उप कुलपति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राचार्य बनाया था। एक समय बिहार विद्यापीठ के अंतर्गत 50 राष्ट्रीय हाई स्कूल, 20 से 25,000 विद्यार्थी, 200 से 250 प्राथमिक पाठशालाएं कार्यरत थी। विद्यापीठ से लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र मृत्युंजय प्रसाद स्नातक हुए थे। असहयोग आंदोलन में विद्यापीठ के 500 छात्रों ने भाग लिया था। बिहार विद्यापीठ के परिसर में ही मौलाना मजहरूल हक के नाम से एक लाइब्रेरी है, जो आज के समय में विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। चुके हैं बिहार विद्यापीठ के परिसर में ही स्थित राजेंद्र स्मृति संग्रहालय। राजेंद्र प्रसाद के स्मृतियों का यहाँ पर संग्रह है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद से राजेंद्र प्रसाद ने अपना शेष जीवन यहीं पर व्यतीत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी इसी परिसर में ली। बिहार विद्यापीठ के ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के बाद अब आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ रही होगी कि क्यों ना हम पटना के और जगहों को देखें।
तो देखिए, हम आपकी दिलचस्पी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक हमारे साथ हमारे ये साथी है तब तक आपको देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि एम्पायर ग्रीव स्कॉटलैंड का हिस्सा है, जो भारत में 165 साल पुराना है, यानी कि आज़ादी के पहले से। तो चलिए हम आपको पटना के एक नए जगह पर ले चलते हैं, जहां आज़ादी की कई निशानियां मौजूद हैं। हमारा अगला पड़ाव है गांधी संग्रहालय, जो साहस और बदलाव का प्रतीक है, और हमारा एम्पायर नेक्सस भी साहस और बदलाव का प्रतीक है। इस स्कूटर ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10,000 प्लस किलोमीटर का सफर तय करके 4 बुक्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड बनाया है। एम्पायर नेक्सस के 4 गुना मजबूत चेचिस और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर काफ़ी आसान हो गया। यह टिका हुआ है भारतीय परंपरा के अनुसार, और हम भी अपने सफर में टिके हुए हैं गांधी जी की परंपरा को समझने के लिए। तो चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गांधी संग्रहालय। जी हाँ, उसी गांधी संग्रहालय जो बापू की स्मृतियों से रचा बसा है, और यहाँ का हर एक कोना बापू और बिहार के रिश्तों को दर्शाता है। दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का रिश्ता पटना से खूब रहा है। बापू के जीवन और उनके आदर्शों से जुड़ी स्मृतियां गांधी मैदान स्थित गांधी संग्रहालय के कोने कोने में स्थित है। गांधी दर्शन को समझने के लिए देश से चुनिंदा स्थलों में से यह एक है। गांधी संग्रहालय की स्थापना में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महात्मा गांधी की स्मृतियों को सहेज कर रखने वाला गांधी संग्रहालय शहर के प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। तो देखिए, हम घूमते घूमते गांधी संग्रहालय पहुंच चुके हैं। यहाँ की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन इसका इतिहास क्या है, गांधी जी का बिहार से क्या कनेक्शन है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ वसी जी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या कुछ हिस्ट्री है यहाँ की, और गांधी जी का कनेक्शन क्या है बिहार से? देखिए, जब 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या हो गई तो देश तो पूरा क्या विश्व भी अपना शॉक में था। तो एक 1959 में नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि ऑल ओवर इंडिया में गांधी जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आने वाली जनरेशन के लिए कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो 6 म्यूज़ियम, गांधी म्यूज़ियम जो है ऑल ओवर इंडिया में बने। पटना का जो ये 1967 में 59 में एक ड्रीम देखा गया कि म्यूज़ियम बने, और ये गांधी संग्रहालय की शुरुआत 1967 में हुई, और ग्रेजुअली धीरे 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 आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम आपके साथ चलते हैं, अपने म्यूज़ियम को डिस्क्राइब करते हैं, और क्या गांधी जी और क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, जैसे आप ऊपर देखिएगा तो एक ब्रीफ हिस्ट्री है, और हम लोगों का म्यूज़ियम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैनल है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा, जब पार्टीशन के बाद पूरे हिंदुस्तान में कॉमनल राइट चल रहे थे, तो चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, बिहार हो, कंट्रोल राइट नहीं हो पा रहे थे। गांधी जी उस टाइम नोआखाली में थे। नोआखाली से वो बिहार आते हैं, और बिहार आकर के उन्होंने कॉमनल राइट को कंट्रोल किया। तो जब बिहार में राइट कंट्रोल हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त 1947 को गांधी जी को ये उपाधि दी थी, वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो उसको हम लोगों ने एक यहाँ पे डिस्प्ले किया है। गांधी जी की कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है जो कि आने वाला जनरेशन देख सकते हैं? हम लोगों के पास पिक्टोरियल, और हम लोगों के पास गांधी जी की लेखनी लाइब्रेरी है हम लोगों की, और पिक्टोरियल इमेजेस हम लोगों के पास सारे गांधी जी के। ये जो मेरा पैनल है एंट्री का, इसमें हम लोगों ने एक
दिखाया है कि गांधी जी ने अपनी सारी चीज़ जो वो यूज़ करते थे, जिससे उन्होंने मैसेज दिया, जिससे उन्होंने सत्याग्रह किया हिंदुस्तान में, वो सारी चीज़ को डिपिक्ट करते हुए, और गांधी जी ने अपनी सारी इस चीज़ को छोड़ा और वो हमसे विदा हो गए। तो ये एक कंसेप्ट है इस पैनल का। ये हम लोग का मेन एंट्रेंस है, इस पे हमने गांधी जी का मोरल लगाया है। और यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जब 1959 में वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या ट्रिब्यूट किया गांधी को, उन्होंने कैसे गांधी को ट्रिब्यूट किया, तो एक उसका मैसेज है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब उन्होंने कहा कि मैं हर देश में जाता हूँ तो एक विजिटर की तौर पे जाता हूँ, लेकिन मैं इंडिया एक पिलग्रिम की हैसियत से आया हूँ, क्योंकि गांधी का इतना प्रभाव उनके उस पर था कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक तीर्थ स्थल माना। सर, बिहार के दूर दूर हिस्सों से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे आके इस संग्रहालय में उन्हें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो म्यूज़ियम है गांधी जी पे बेस्ड है, गांधी जी की इंटायर हिस्ट्री, गांधी जी का क्या फिलॉसफी थी, गांधी जी क्या मैसेज देना चाहते थे। मेरा 3 सेक्शन है। मेन सेक्शन में आप गांधी जी, दूसरा सेक्शन बिहार है, गांधी जी 1917 को बिहार आते हैं, बिहार क्यों आए, बिहार में उन्होंने क्या किया, और उन्होंने जो अपना जितने भी उनकी भी ये है उसमें उन्होंने कहा कि बिहार ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। चंपारण सत्याग्रह हुआ, साउथ अफ्रीका में जो उनका एक्सपेरिमेंट था उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आके बिहार में। तो एक सेक्शन बिहार है जिसमें आप बिहार की हिस्ट्री देखते हैं, पहले सेक्शन में आप गांधी जी की हिस्ट्री देखते हैं। दूसरा हम लोग का जो सेक्शन है वो सत्याग्रह भवन है, कि गांधी जी की क्या फ़िलॉसफी थी कि उन्होंने हमेशा अपने गांव को डेवलप करने की बात की। तो गांव कैसे डेवलप होगा, गांव में क्या इकनॉमी होगी, गांव के कैसे रोज़गार लोगों को मिलेगा, वो सेक्शन है। और लास्ट हम लोग का एक सेक्शन है होमेज टू महात्मा। जब गांधी जी की हत्या हो जाती है तो वर्ल्ड लीडर और हिंदुस्तान के लीडर ने उनको कैसे ट्रिब्यूट किया, क्या बोला, उसके बारे में एक सेक्शन है। तो इंटायर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो भी यहाँ पे आएंगे उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। गांधी संग्रहालय देखने के बाद अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि अपने एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर हम कहाँ जा रहे हैं। आपको बता दें कि एम्पियर नेक्सस पर बैठकर हम म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्कूटर पर बैठकर सफर का पता ही नहीं चलता। काफी स्मूथ परफॉर्मेंस है इसका, जिससे कि रास्ता भी काफी आसानी से नेविगेट हो जाता है। इसके अलावा इसमें 7 इंच का TFT क्लस्टर है जो कि काफी जल्दी बूट हो जाता है। टेक्नोलॉजी के अलावा बात करें ब्लूटूथ की, तो इसमें ब्लूटूथ की भी सुविधा दी गई है। साथ ही डे नाइट मोड जो है वो भी ऑटोमेटिक है, जिससे कि ब्राइटनेस में परेशानी नहीं होती। और जैसा कि हम अभी भी चला रहे हैं तो हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो देखिए, धीरे धीरे हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम फिलहाल म्यूजियम के पास पहुंचने ही वाले हैं। चुके हैं पटना म्यूजियम, जो कि बिहार के गौरवशाली इतिहास का संग्रह है। इसके अलावा यहाँ पे मौर्य काल से लेकर के मुगल काल तक के जितनी भी चीजें हैं वो आपको संग्रहित मिलेंगी। राजधानी की शान पटना संग्रहालय के जर्रे जर्रे में इतिहास छिपा है। इसके अंदर तो मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक की नायाब चीजों की प्रदर्शनी तो लगी ही है, बाहरी परिसर में भी इतिहास दिखता है। संग्रहालय के बगीचे में प्रवेश के लिए 8वीं शताब्दी का नक्काशीदार द्वार है, तो मुगल कालीन तोपें भी ध्यान खींचती है। कांसे से बनी लॉर्ड हॉर्डिंग और जॉर्ज पंचम की प्रतिमाएं अंग्रेजों की शान शौकत की याद दिलाती है। जैसे पटना म्यूजियम बिहार की संस्कृति का हिस्सा है, वैसे ही एम्पियर भी 165 साल पुरानी विरासत का हिस्सा है। एम्पियर के डिजाइन भी जो है वो भारत से प्रेरित है। तो चलिए अपनी इस एम्पियर नेक्सस के साथ हम अपने अगले डेस्टिनेशन तारामंडल की ओर बढ़ते हैं।
तारामंडल की परिकल्पना 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने की थी, लेकिन उसका उद्घाटन 1 अप्रैल 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने की थी। आपको बता दें कि इस तारामंडल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इसमें खास। तो तारामंडल की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब यहाँ पे कुछ विजिटर्स हैं जो कि तारामंडल को देखने आए हैं, यहाँ घूमने आए हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। कहाँ से आई हैं? वैशाली जिला से आई हूँ। तारामंडल के बारे में क्या जानती हैं और यहाँ के कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा? तारामंडल बहुत अच्छा है, सबको घूमना चाहिए और यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मिश्रण है वो देखने लायक है और ख़ासकर अभी के समय में तो और अच्छा कर दिया गया। जो पहले था तारामंडल उससे काफ़ी अच्छा हो गया है अभी। पहले के कंपैरेटिवली अभी कितना कुछ बदल गया है यहाँ पे लेजर शो और जो मतलब जो 3D में दिखाया जाता है वो काफ़ी अच्छा है, देखने लायक है सारा जो ग्रह का। कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पे? मैं आते रहती हूँ, यहीं से गुजरती हूँ डेली। कब से आ रहे हैं यहाँ तारामंडल? कितनी बार आए हैं? कैसा एक्सपीरियंस? यहाँ तो आते रहते हैं लोग, पास ही में ऑफिस है तो पूछना ही नहीं है। अच्छा लगता है, आके शांति मिलता है। सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पे अच्छा लगता है घूम के। बिहार का एक गौरव है तारामंडल, तो घूमना अच्छा भी लगता है। सभी लोग हम लोग साथ में आते हैं, घूमते हैं। तो पहले कंपेरेटिवली देखा जाए तो अभी बहुत बदल गया है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है तारामंडल आने का? क्या डिफरेंट लगता है? फर्स्ट टाइम पटना आए हैं और अपने यूट्यूब पे हमने देखा था तो उस आधार पे यहाँ पे आए। यहाँ पे देखेंगे कैसा है, क्या है, फर्स्ट टाइम है। बाकी पटना के लोग बहुत अच्छे हैं। तो सुना आपने कि तारामंडल को लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है। अब लोग ऐसा भी फीडबैक दे रहे हैं कि पहले के कंपैरेटिवली अब तो यहाँ पे लेजर शो जैसी चीज़ें भी शुरू हो गई हैं, जो कि काफ़ी एंटरटेनमेंट उनको मिलता है। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का भी मौका मिलता है। तो चलिए यहाँ ख़त्म करते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन पर निकलते हैं। पटना का इस्कॉन मंदिर ही नहीं बल्कि मन को शांति देने वाला स्थान है। इसकी सुंदरता और शांति किसी के भी मन को तरोताजा कर देती है। पटना का इस्कॉन मंदिर बिहार वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर 84 खंभों पर टिका हुआ है, जो जीवन की उन 84 योनियों का प्रतीक है जिनसे गुजरकर ही मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन 84 खंभों की परिक्रमा कर लेता है, यानी 2 एकड़ में फैले पूरे इस्कॉन मंदिर की परिक्रमा कर लेता है, उसे योनियों के इस चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। मथुरा और गुजरात के बाद यह देश का तीसरा मंदिर है जिसमें इस 84 योनि की पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। एम्पियर इलेक्ट्रिक के साथ यात्रा करते हुए इस रोमांचक यात्रा का आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बुद्धा स्मृति पार्क की ओर चलते हैं और उसमें हमारा साथ देखिए हमारी एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि है मोस्ट सेफेस्ट एंड कंफर्टेबल फैमिली स्कूटर ऑफ इंडिया। इसमें LFP बैटरी है जो कि बाकी NMC बैटरी से ज्यादा सेफ और एफिशिएंट है। अगर आपका और इसका साथ नहीं होता तो ये सफर इतना आसान नहीं होता। देखिए घूमते घूमते शाम हो गई है और हम पहुंच चुके हैं पटना के बुद्धा स्मृति पार्क, जो कि शांति और आत्मज्ञान का प्रतीक है। बुद्ध स्मृति पार्क बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़ जमीन पर 125 करोड़ रुपए की लागत से बना उद्यान है। इसके मध्य में 200 फीट ऊंचा एक स्तूप बनाया गया है। इसमें 6 देशों से लाए गए बुद्ध अस्थि अवशेष की मंजूषाएं रखी गई है।
27 मई 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने इसे जनता को समर्पित किया। उन्होंने इस स्तूप को पाटलिपुत्र करुणा स्तूप का नाम भी दिया। यह दुनिया भर के बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एम्पायर इलेक्ट्रिक के साथ यात्रा अर्थपूर्ण बन जाती है, जैसा कि बुद्धा स्मृति पार्क की यात्रा। एम्पायर इलेक्ट्रिक स्कूटर न सिर्फ यात्रा को आरामदायक बनाता है, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इसके अलावा हम इस स्कूटर के साथ सुबह से अपनी यात्रा को तय कर रहे हैं और यह स्कूटर हमारा साथ दे रही है। एम्पायर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो जानी जाती है अपने क्लास में सेफ बैटरी के लिए। इसकी चार्जिंग की बात करें तो ये 3 घंटे 22 मिनट में चार्ज हो जाती है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे तेज है। एम्पायर इलेक्ट्रिक स्कूटर के जरिए आज हमने पटना के कई ऐतिहासिक स्थलों को देखा और यह तभी मुमकिन हो पाया क्योंकि एक चार्ज में यह स्कूटी 100+ किलोमीटर चल सकती है और इसकी रेंज ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। एम्पायर इलेक्ट्रिक जर्नीज प्रेजेंट्स डिस्कवरिंग बिहार, आओ जाने भारत को। तो मिलते हैं एक नई यात्रा पे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।